हेलो फ्रेंड्स। जो हम इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने उसके 6 स्टेंजाज तक उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और स्टेंजाज आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और साथ साथ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल yield their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bore the woods beneath their sturdy stroke. देखिए, फर्स्ट लाइन लेते हैं। ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल yield। सिकल कहते हैं फ्रेंड्स हंसिए को, और हार्वेस्ट आप जानते हैं फसल को। यानी अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो गांव के मृत पूर्वज हैं, जो फसल काटते थे, सिकल ईल्ड, सिकल से वो प्राप्त करते थे किसको? हार्वेस्ट को, यानी हंसिए से जो फसल काटते थे। देयर फरो, फरो कहते हैं फ्रेंड्स खाई को, यानी एक डीप लाइन बन जाती है। हल को जब हम चलाते हैं खेत में तो जो एक डीप लाइन बन जाती है, ट्रेंच बन जाती हैं, उसको यहाँ फरो कहा है। क्लियर? यानी खेत में हल चलाना। ऑफ द स्टबॉर्न, स्टबॉर्न कहते हैं जिद्दी, और ग्लीव हैज़ ब्रॉक। और ग्लीव, यहाँ जो वर्ड आया है ये ग्लीव, ग्लीव का मतलब होता है फ्रेंड्स लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, यानी मिट्टी या ज़मीन का एक टुकड़ा। क्लियर? तो यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो अपने खेतों में हल चलाते थे, स्टबॉर्न ग्लीव हैज़ ब्रॉक, की जो जिद्दी मिट्टी है उसको वो तोड़ देते थे। किससे? फरो बनाकर अपने हल से, और अपने सिकल से वो क्या करते थे? अपनी हार्वेस्ट को काटते थे। यानी अपने जीवन काल में गांव के जो मृत पूर्वज हैं अपने खेतों में हल चलाते थे और अपनी फसल काटते थे। दोनों लाइन क्लियर? हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। जोकंड कहते हैं मैरिली, यानी खुशी से, कितनी प्रसन्नता से। डिड दे ड्राइव, वो लेकर आते थे, देयर टीम। और यहाँ जो टीम वर्ड यूज़ हुआ है, ये टीम यूज़ हुआ है फ्रेंड्स जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ कैटल्स जो फील्ड में लाते थे, उसके लिए यहाँ ऑथर ने ये टीम अ फील्ड यूज़ किया है। क्लियर? यानी वो खुशहाल थे और खुशी थे, और वो खुश थे, और जो अपने जानवर हैं खुशी खुशी अपने जानवरों को वो खेतों पर ले जाते थे चराने के लिए। क्लियर है लाइन? हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक। वुड्स कह रहा है यहाँ किसके लिए? वुड्स कहते हैं जंगल को, लेकिन यहाँ जो यूज़ किया है ऑथर ने वो यूज़ कर रहा है ट्रीज के लिए, पेड़ों के लिए। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रोक कहते हैं प्रहार। कि जो प्रहार वो करते थे, कि वृक्षों पर जो कठोर प्रहार करते थे वो वृक्षों को काटने के लिए, तो वृक्ष भी क्या करते थे? उनके सामने बोर्ड, बोर्ड मीन्स झुक जाते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे। यानी जब वो वृक्षों को काटने के लिए कठोर प्रहार करते थे तो वृक्ष आत्मसमर्पण कर देते थे। क्लियर? तो बाद की दो लाइन क्या है, एक बार और देखते हैं। कि वे खुशी खुशी अपने जानवरों को खेतों पर ले जाते थे, और जब वे वृक्षों को काटने के लिए कठोर प्रहार करते थे तो जो वृक्ष हैं वो आत्मसमर्पण कर देते थे। क्लियर है बात? इस प्रकार अगर हम कहें ओवरऑल, तो अपने जीवन काल में सदा उन्होंने खुशहाल जीवन जिया। जो ग्रामीण लोग थे खुशहाल वो रहे, सामान्य क्रियाकलाप थे उनके, और चूंकि अब मर गए हैं तो अब कोई क्रिया, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। और आगे बड़ी पॉपुलर और बड़ी फेमस लाइन आ जाती है, लेट नॉट अम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। अम्बिशन यहाँ यूज़ किया है, देखिए पर्सोनिफिकेशन ऑथर ने इस लाइन में यूज़ किया है, और अम्बिशन का मतलब है अम्बिशियस पीपल, यानी महत्वाकांक्षी लोग। कह रहा कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, मॉक देयर यूजफुल टॉयल, उन्हें उनके जो यूजफुल टॉयल यानी उनके जो परिश्रम थे, कैसे परिश्रम थे? यूजफुल यानी लाभदायक जो परिश्रम थे उनकी उनको मोक नहीं करना चाहिए, उन पर उनको मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। यानी जो महत्वाकांक्षी लोगों को, इन सीधे साधे ग्रामीणों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ना ही उनके लाभदायक परिश्रम का।
क्लियर फ्रेंड्स। देयर होमली जॉयज, होमली कहते हैं सिंपल, और जो उनके आनंद थे वो भी सिंपल थे, साधारण थे। एंड डेस्टिनी, और डेस्टिनी कहते हैं भाग्य को, ऑब्सक्यूर कहते हैं गूढ़। उनके जो आनंद थे, जो उनके क्रियाकलाप थे, जो उनके एंटरटेनमेंट थे, वो कैसे थे? सिंपल थे। और उनका जो भाग्य है, भाग्य में उनके प्रसिद्धि को पाना नहीं लिखा था। जो भाग्य है उनका वो भी गूढ़ था, वो भी ऑब्सक्यूर था, यानी उनके भाग्य में प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। तो दोनों लाइन क्लियर। कहता है पोएट कि महत्वाकांक्षी लोगों को, इन सीधे साधे लोगों पर मौक नहीं करना चाहिए, इनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, और ना ही इनके जो लाभदायक परिश्रम है उनकी। इनकी जो खुशियाँ थी वो साधारण थी, साधारण तरीकों से ये मन बहलाव करते थे, और इनके भाग्य में प्रसिद्धि को पाना नहीं लिखा था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की दो लाइन, नॉर ग्रेंड्यूर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और फिर ग्रेंड्यूर में यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, अम्बिशन में किया है और ग्रेंड्यूर में किया है। नॉर ग्रेंड्यूर, और यहाँ ग्रेंड्यूर का मतलब है शान, कि जो शान शौकत वाले लोग हैं, जो वैभवशाली लोग हैं, जो महान लोग हैं। हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल कहते हैं फ्रेंड्स तिरस्कार करने वाली, एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट। क्लियर। और तिरस्कार किसको कहते हैं? तिरस्कार करना, यानी किसी को क्या करना? एक तरफ कर देना, घृणा करना, घृणापूर्वक। इंसल्टिंग, स्कॉर्निंग, फुल ऑफ स्कॉर्न और फुल ऑफ इंसल्ट। तो जो महान लोग हैं, वैभवशाली लोग हैं, उनको उनकी के प्रति एक तिरस्कारपूर्ण जो मुस्कुराहट है वो नहीं रखनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और जो वो गरीब लोग थे उनके जो एनल्स थे, एनल्स कहते हैं लेखा जोखा। क्या होता है एनल्स? लेखा जोखा, यानी यू कैन से लाइफ हिस्ट्री। क्लियर। कि जो लाइफ हिस्ट्री थी, जो उन गरीब लोगों के सादे, शॉर्ट, सादे और छोटे जो एनल्स हैं, जो जीवन इतिहास हैं, उनको उन्होंने नहीं देखा, और उन छोटे लोगों के, उन लोगों के छोटे और सादे जीवन इतिहासों को उनको तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट से नहीं देखना चाहिए। किनको नहीं देखना चाहिए? वैभवशाली लोगों को। तो क्लियर हुई ये दोनों लाइन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब और जो गरीब वैभवशाली लोग हैं उनको, महान वैभवशाली लोगों को उन गरीब लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट नहीं रखनी चाहिए, और उनके जो छोटे जीवन इतिहास को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्लियर। चलिए, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्रे, द पोम्प ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ आर गिव। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट कहते हैं दिखावा, यानी डींगे हाँकना, यानी बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रैग। क्लियर। यानी डींगे, आत्म प्रशंसा। ओ हेराल्ड्री, और हेराल्ड्री कहते हैं कुल चिन्ह संबंधी। जो कुल चिन्ह होता है, यानी एक जो आपका इतिहास होता है, कुल की एक वंशावली होती है, वंशावली के लिए यहाँ है कुल संबंधी जो विज्ञान होता है उसको भी हेरेडिटरी कहा जाता है। तो यहाँ कहना चाह रहा है कुल संबंधी, यानी कुल संबंधी आपका जो दिखावा है, कुल संबंधी जो आपका क्या है? बोस्ट है, मीन्स कुल संबंधी जो आपकी डींगे हैं। एंड द पोम्प ऑफ पावर, और शक्ति का एक दिखावा। पोम्प कहते हैं शो को, दिखाने को, शान को। पावर का, शक्ति का दिखावा। क्लियर। यानी कुल संबंधी आपकी डींगे और शक्ति का एक दिखावा। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सभी सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ एर गेव, और जो भी क्या मिला है? जो भी धन मिला है, मीन्स ऊंचे वंश में जन्म लेने पर, अपनी संपन्नता और सुंदरता पर जो भी आदमी गर्व करता है, जो भी दिखावा करता है, उस दिखावे के लिए कह रहा है ऑथर, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, वो प्रतीक्षा करता है। इनएविटेबल कहते हैं अवश्यंभावी, यानी एक इनअवॉइडेबल, मीन्स ऐसी चीज जिससे हम नहीं बच सकते। क्लियर। दैट विच कांट बी अवॉइडेड, जिसे बदला या टाला ना जा सके।
ये सभी चीज़ें क्या करती है, एक ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं जो इनएविटेबल है, जो अवश्यंभावी है, मीन्स जो टाला नहीं जा सकता। और वो क्या है कि द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। देखिए जो लाइन है बड़ी फेमस है और एक प्रोवर्ब है आज की डेट में कि द पाथ ऑफ ग्लोरी, कि जो वैभव का रास्ता है, लीड बट टू द ग्रेव, वो जाता है लेकिन कहाँ जाता है, वो शमशान घाट की तरफ जाता है, यानी वो कब्र की तरफ जाता है। यानी यहाँ ये कह रहा ऑथर कहना चाह रहा है कि जो डेथ है वो पोम्प एंड शो, मीन्स एक हेराल्ड्री हो, पोम्प एंड शो हो या कोई ब्यूटी हो, मीन्स ऊंचे और नीचे में कोई भेदभाव डेथ नहीं करती। मृत्यु सभी के जीवन में एक अवश्य होने वाली घटना है और मृत्यु उनकी भी प्रतीक्षा करती है जिन्होंने अपने ऊंचे वंश में जन्म लिया है, जो संपन्न है और जो सुंदर है, या जिन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। और उन चीज़ों पर जो लोग गर्व करते हैं तो मृत्यु क्या करती है, मृत्यु सभी को हर लेती है, सभी को अपने पास बुला लेती है। और एक शाश्वत सत्य ऑथर कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में सारे रास्ते चाहे वो कितने भी गरिमापूर्ण हो, कहाँ जाते हैं, केवल और केवल जाते हैं वो ग्रेवयार्ड की तरफ, यानी केवल और केवल जाते हैं वो शमशान घाट की तरफ। यानी डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, डेथ इज़ इनएविटेबल, कि मृत्यु है उसको सबको प्राप्त होना है। क्लियर, अमीर हो या गरीब सबको एक दिन मरना है। तो स्टेंजा क्लियर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी और देयर टूम नो ट्रॉफीज रेस। देखिए एक एक लाइन लेते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज, इम्प्यूट कहते हैं दोषी ठहराना, और फॉल्ट जानते हैं गलती। इन मेमोरी और देयर टूम, टूम कहते हैं फ्रेंड्स कब्र को, एंड ट्रॉफी आप जानते ही हैं क्या होती है ट्रॉफी, यानी कोई प्रशंसा, जब स्मृति चिन्ह आप कह सकते हैं। तो देखिए कवि यहाँ कहता है नोर यू, अरे तुम, ई प्राउड घमंडी लोग, यानी कवि घमंडी लोगों को सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है कि इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, कि जो निर्धन लोग हैं, निर्धन ग्रामीणों को दोष ना दें। इम्प्यूट टू दीज यूज कर रहा है पुअर विलेजर्स के लिए, कि जो घमंडी लोग हैं, कि आप जो निर्धन ग्रामीण हैं उनको इम्प्यूट ना करो, उनको दोष ना दो। इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट्स, उनके जो दोष हैं उन पे, अपने जो दोष हैं उन पे न मढ़ो, उनको कोई दोष आप ना दो। इफ़ मेमोरी और देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज, कि यदि उनकी कब्र पर कोई स्मृति चिन्ह नहीं बने या उनकी कब्र पर कोई टूम नहीं बनी, नो ट्रॉफीज रेज मीन्स उनकी कब्रों पर यदि कोई स्मृति चिन्ह या भव्य स्मारक नहीं बने। क्लियर, अर्थात उनकी मृत्यु के पश्चात कोई अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो लाइन। वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रान आइल and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise। देखिए समझते हैं कि वर्ड को यहाँ ध्यान से। आइजल, ये जो वर्ड यूज कर रहा है आइजल, आइजल कहते हैं फ्रेंड्स एक गलियारे को। किसको कहते हैं, एक गलियारे को। और गलियारा यानी यहाँ एक्चुअल में ये यूज कर रहा है एक चर्च का एक विंग, चर्च का एक डिवीजन, और जो टर्म है वो बता रहा है एक व्यू ऑफ टेंट लुकिंग डाउन द आइजल, आइजल को देखते हुए जो देखते हैं उस व्यू की यहाँ है बात कर रहा है आइजल। और आइजल के बाद कह रहा फ्रैटेड वॉल्ट, और फ्रैटेड वॉल्ट का मतलब है जो फूल और पत्तियों से सजी हुई एक छत है। और पीलिंग एंथम, पील कहता है, देखिए छीलना, पील के दो मीनिंग है यहाँ, छीलना और दूसरा अर्थ होता है गरजना। तो यहाँ जो पील का मतलब है वो है गरजना, और एंथम जानते हैं गीत, गरजते हुए गीत। स्वेल द नोट ऑफ प्रेज, स्वेल कहते हैं बढ़ाना, यानी स्वेलिंग होना, सूजन होना, बढ़ना, बढ़ने के सेंस में यहाँ यूज हुआ है। एंड नोट ऑफ प्रेज यानी प्रशंसा के गीत। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि वेयर,
ऊपर की 2 लाइन तो क्लियर हो गई। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रान आइजल एंड फेटल्ड वॉल्ट, कि जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में तो क्या अतिशयोक्तिपूर्ण जो बात है, जो नोट ऑफ प्रेज हैं वो नहीं लिखे गए। पीलिंग एंथम, गरजते हुए जो गीत हैं वो गायक मंडली ने उच्च स्वर से उनके प्रशंसा गीत नहीं गाए। क्लियर, यानी उनके जो स्वर है, जो गिरजाघर है, गिरजाघर की जो वॉल्ट है, जो फूल पत्तियों से अलंकृत गुंबद है, जो छत है और जो आइजल है, उस पर उनके गीत नहीं गूंजते। यानी महान व्यक्तियों के जो कब्रिस्तान में दफन हैं उनके जो गीत होते हैं वो गिरजाघर में गायक मंडली होती हैं, ऊंचे स्वर से उनके प्रशंसा गीत गाती हैं। और जिनके स्वर जो हैं वो गिरजाघर का लंबा चौड़ा रास्ता होता है, आइजल होता है उसमें, और जो अलंकृत गुंबद है उसमें उनके गीत गूंजते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं इनके गीत इस प्रकार से नहीं गूंजते। यानी ये कैसे हैं, इनको कोई नहीं जानता, इनके बारे में कोई प्रशंसा गीत नहीं गाए गए हैं। क्लियर है दोनों लाइन? चलिए, Can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath? देखिए, स्टोरीड अर्न, स्टोरीड अर्न जानते हैं, अर्न होता है फ्रेंड्स अस्थि कलश, और स्टोरीड एक ऐसा अस्थि कलश जिस पर किसी महान व्यक्ति का, जिसकी राख अस्थि कलश में रखी जाती है। और ऑब्वियसली जो महान लोग होते हैं उनकी जो राख है वो अस्थि कलश में रखी जाती है। तो ऑथर कह रहा है उस अर्न पर स्टोरी भी लगी होती है, मीन्स एक जीवन व्रत उकेर दिया जाता है उस अर्न पर किसी महान व्यक्ति का। तो क्लियर है ये दोनों शब्द, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। और एनिमेटेड कहते हैं फुल ऑफ लाइफ, और बस्ट कहते हैं हेड। यानी एक जो कोई मूर्ति होती है उसका जो हेड होता है, उसका जो सिर होता है प्रतिमा का, उसके लिए यहाँ एनिमेटेड बस्ट, यानी जीता जागता कोई मीन्स सर, मूर्ति का सर। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, और बैक टू इट्स मेंशन, यहाँ जो मेंशन यूज हो रहा है, मेंशन का मतलब होता है देखिए भवन, कोई बिल्डिंग, लेकिन यहाँ जो मेंशन यूज कर रहा है बैक टू इट्स मेंशन, यहाँ बॉडी को यूज कर रहा है, शरीर के लिए ऑथर यहाँ मेंशन यूज कर रहा है। बैक टू इट्स मेंशन, इसके शरीर में वापस नहीं जा सकता। एंड कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, फ्लीटिंग कहते हैं क्षणिक, उड़ जाने वाला, यानी लघु समय के लिए, और ब्रीथ कहते हैं सांस। यानी यहाँ ये लाइफ के लिए कह रहा ऑथर कि जो जीवन है वो लघु समय के लिए प्रदान होता है। क्लियर? चलिए अब दोनों लाइन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ऑथर। अब ऑथर कह रहा है क्या कोई जो अर्न है, यानी जो अस्थि कलश है, या कोई पात्र जिस पर जो किसी व्यक्ति का जो जीवन व्रत है वो अंकित हो, या उसका कोई बस्ट यानी उसकी कोई मूर्ति, क्या उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं? यानी ऑथर कहना चाह रहा है कि कोई अस्थि कलश या कोई मूर्ति, सजीव मूर्ति, क्या उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? किसको? जो व्यक्ति मर गया है, जो चला गया है, क्या वो उसको पुनर्जीवित कर सकती है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर। आगे कहता कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक देयर साइलेंट डस्ट। प्रोवोक कहते हैं प्रेरित करना, साइलेंट डस्ट। और आगे कह रहा और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। फ्लैटरी जानते हैं, चापलूसी, और फ्लैटरी सूद कहते हैं आराम पहुंचाना, द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। क्लियर? अब देखिए ये कहना चाह रहा है ऑथर कि उसी प्रकार से, यानी ये चीज़ें हैं किसी के प्रति, ऊपर की लाइन में कह रहा है किसी के प्रति जो अर्न है किसी का, या कोई प्रतिमा बनाकर हम उस मृतक व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से ऑनर्स वॉइस, यानी किसी के सम्मान में जो कही गई बात है, यानी किसी के सम्मान में जो गीत हैं, वो उसकी जो डस्ट है, जो साइलेंट डस्ट है, सम्मान में गीत गाकर हम उस मृत्यु से मृतक के जीवन दान की सफल याचना नहीं कर सकते। मीन्स कोई व्यक्ति यदि उसके सम्मान में कोई गीत गाया जा रहा है, फ्लैटरी सूद द कोल्ड ईयर, जो डेथ है, उस डेथ से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता।
यानी किसी व्यक्ति के प्रशंसा और सम्मान में गीत गाकर हम मृत्यु से मृतकों का जो जीवन दान है उसकी सफल याचना नहीं कर सकते। और जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, मीन्स इनएविटेबल है और सभी को आएगी, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो, चाहे उसका जो शरीर है, उसकी जो राख है वो किसी अर्न में रखी जाए या ना रखी जाए। तो स्टेंजा क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Perhaps in this neglected spot is late। नेग्लेक्टेड जानते हैं, नेग्लेक्ट किया हुआ यानी ऑब्सक्यूर, और यहाँ जो स्पॉट यूज कर रहा है ऑथर वो यूज कर रहा है ग्रेवयार्ड के लिए। इज लेड, लेड मीन्स दफन है। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। और देखिए प्रेग्नेंट विद का मतलब है भरा हुआ, चार्ज्ड विद, और सेलेस्टियल फायर कहते हैं एक जो डिवाइन इंस्पिरेशन है, डिवाइन इंस्पिरेशन। कह रहा परहैप्स शायद, इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, कि इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में, कि इस ऑब्सक्यूर ग्रेवयार्ड में, नेग्लेक्टेड यहाँ कह रहा ऑब्सक्यूर यानी ये नेग्लेक्ट किए हुए ये जो कब्र हैं, ये नेग्लेक्ट किए हुए लोगों की कब्रें हैं, इनमें शायद कोई दफन है इस जगह पर। कौन दफन है? जिसका हृदय भरा हुआ है सेलेस्टियल फायर, यानी जिसका हृदय एक दैवीय जो प्रतिभा है उससे भरा हुआ है। बात क्लियर हो गई? हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेट, कि हैंड्स शायद कोई ऐसा हाथ दबा हुआ है यहाँ, कि जिसके हाथ में ऐसा कोई व्यक्ति दबा हुआ है जिसके हाथ में रोड ऑफ एम्पायर, जिसके हाथ में राजकीय सत्ता रह सकती थी, और वॉक्ड और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर। लायर कहते हैं गीत, या कोई ऐसा व्यक्ति दबा हुआ है जो कभी महान संगीतकार होकर सभी के गीतों पर, सभी के जो हृदय हैं उन पर अपने गीतों से राज कर सकता था। क्लियर? एक्सटेसी जानते हैं आनंद, द लिविंग लॉयर। तो यानी ऑथर कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल स्टेंजा की बात करें तो वो कहना चाह रहा है कि इस कब्रिस्तान के इस उदासीन और निर्जन स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति दफन किया गया हो जो प्रतिभा संपन्न हो सकता है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति यहाँ दफन हो, और जिसका हृदय जो सेलेस्टियल फायर है, स्वर्गीय प्रेरणा है, उससे प्रेरित होकर कोई काव्य गीत की रचना करता। या कोई ऐसा व्यक्ति दफन हो सकता है जिसके हाथों में राजकीय सत्ता रह सकती थी, रोड ऑफ एम्पायर, जो राजा हो सकता था। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक महान संगीतकार होकर अपने मधुर गीतों से सभी के हृदय पर राज कर सकता था। यानी ऑथर कहना चाह रहा है कि ये जो लोनली कब्रिस्तान है, ये जो एकाकी कब्रिस्तान है, इसमें ऐसे लोग दफन पड़े हुए हैं जो अवसर आने पर प्रतिभाशाली महान शासक हो सकते थे या प्रतिभाशाली महान संगीतकार हो सकते थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा समझने में, पोएम को पढ़ने में। बट नॉलेज टू देयर आईज है हर एम्पल पेज। देखिए एम्पल पेज, एम्पल कहते हैं प्रचुर, और पेज कहते हैं पेज यानी पन्ने को, और एम्पल पेज का यहाँ जो मतलब है वो है एक विशाल पुस्तक। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नॉट एनरोल। रिच विद स्पॉइल्स ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि जो युगों युगों के बुद्धिमान लोग हैं उनका एक क्या है, एक संचित भंडार। कौन थी? बुक्स, एम्पल पेज। डिड नेवर अनरोल। देखिए कहना चाह रहा है ऑथर कि ये जो विनम्र लोग हैं, इनको जो ज्ञान की विशाल पुस्तकें थी उनको खोलने का, नॉलेज की जो ज्ञान की विशाल पुस्तकें थी उनको खोलने का कभी मौका नहीं मिला। एक्चुअल में जो रिच विद स्पॉइल ऑफ टाइम, जो युग युग के बुद्धिमान लोगों के संचित ज्ञान का भंडार थी। क्लियर? जो युग युग के क्या है, स्पॉइल ऑफ टाइम, यानी जो युग युग के जो बुद्धिमान लोग हैं, रिच विद जो बुद्धिमान लोग हैं उनके, उन लोगों का जो संचित भंडार थी, उनके ज्ञान का संचित भंडार थी। तो ऐसी पुस्तकों को अनरोल करने का, खोलने का मौका इन विनम्र लोगों को नहीं मिला।
चिल पेन्यूरी, चिल कहते हैं ठंडी, पेन्यूरी कहते हैं गरीबी, रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, और नोबल रेज, नोबल कहते हैं कुलीन और रेज कहते हैं उत्साह, कि जो गरीबी है, गरीबी ने उनका जो उत्साह है, निर्धनता ने उनके उत्साह को प्रारंभ में ही दबा दिया। क्लियर? एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और फ्रोज जब दबा दिया, ऊपर भी वर्ड यूज कर रहा है रिप्रेस्ड और फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और जो जेनियल करंट यानी नोबल इम्पल्स है माइंड की, जेनियल करंट ऑफ द सोल का मतलब है जो नोबल इम्पल्स ऑफ देयर माइंड, कहना चाह रहा है कि उनके जो मन की जो उच्च भावना थी, यानी उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो उनके अंदर टैलेंट था और जो उत्तम कार्य उन्हें करना था, उससे वो वंचित रह गए। क्लियर? यानी ऑथर कहना चाह रहे इन विनम्र लोगों को ज्ञान की विशाल पुस्तकों को खोलने का मौका नहीं मिला, जो कि युगों युगों के बुद्धिमान लोगों के संचित ज्ञान का भंडार थी, और क्रूरता ने और क्रूर गरीबी ने उनके उत्साह को प्रारंभ में ही दबा दिया, जिसके फलस्वरूप वे अपनी उच्च भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए। क्लियर स्टेंजा? चलिए, फुल मैनी अ जैम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन, मैनी अ जैम, जैम कहते हैं किसी गहने को, किसी मोती को, प्योरेस्ट रे सीरीन, और सीरीन कहते हैं निर्मल को, यानी पवित्र को, क्लियर, निर्मल, फ्रेश। द डार्क अनफैदम्ड, अनफैदम्ड कहते हैं अनखोजे हुए, केव्स ऑफ ओशन बियर। देखिए यहाँ ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये जो समुद्र है एक अंधेरा है, समुद्र जो है अंधेरा होता है, अंधेरे से, और अनफैदम्ड केव्स यानी असीम जो गहराइयाँ हैं समुद्र की, ओशन बियर, इसमें क्या पड़ा हुआ है, फुल मैनी जेम्स, बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं, और कैसे अनखोजे रत्न यहाँ पड़े हैं, और ये जो असीम गहराइयाँ हैं यानी समुद्र की अंधेरी और असीम गहराइयाँ हैं, इसमें चमकीले और अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, और ब्लश कहते हैं फ्रेंड्स शर्माना या मुरझाना, या मुरझाने के सेंस में यूज़ कर रहा है, और बहुत सारे फूल ऐसे पैदा होते हैं जो अनसीन, अनदेखे ही ब्लश हो जाते हैं, बिना देखे हुए ही वो मुरझा जाते हैं। क्लियर? यानी ऐसा रेगिस्तान होता है, डेजर्ट एयर, देखिए कह रहा है डेजर्ट एयर, कि जो डेजर्ट एयर है यानी एक रेगिस्तान की जो हवा है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन वो अनदेखे ही मुरझा जाते हैं, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस, और उनकी जो मधुरता है वो क्या होती है, वो वेस्ट हो जाती है, उनकी जो मीठी सुगंध है वो बिखेरते हैं, वो उस सुगंध को सूंघने वाला कोई नहीं होता, यानी उनकी सुगंध सूंघी नहीं जाती। यानी कहने का मतलब ये है, ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विनम्र ग्रामीण हैं, विशाल क्षमताएं इनके अंदर थीं, लेकिन उपयुक्त अवसर इनको नहीं मिला, और ये अज्ञात और अनजाने ही, अनसीन, अनसंग ये मर गए। यानी क्षमताएं यहाँ भी थी, जो टैलेंट यहाँ भी था, लेकिन इनके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना। एक फ्लावर अगर खिलता है डेजर्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ उसको देखने वाला, उसको की मधुर जो उसकी स्मेल है उसको लेने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता। तो एक फ्लावर जो खिलता है वो ऐसी जगह खिले जहाँ मैन पॉपुलेशन है, वहाँ उसकी कदर होती है, रेगिस्तान में नहीं होती। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, सम विलेज हैम्पडन दैट विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट, डॉन्टलेस कहते हैं निडर, और बेस्ट आप जानते हैं यहाँ हैम्पडन, यहाँ एक नाम यूज किया है जगह ने, ऑथर ने एक नाम लिया है यहाँ हैम्पडन। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन, हियर में रेस्ट सम क्रोमवेल गिल्टलेस टू देयर कंट्रीज ब्लड। देखिए यहाँ ऑथर सबसे पहले तो बात सबसे पहले वो कहता है हैम्पडन को। हैम्पडन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ एक कैरेक्टर है हैम्पडन, और हैम्पडन, जॉन हैम्पडन की बात यहाँ हो रही है, जो लगभग 1640-42 के आसपास तो इसकी डेथ हो गई थी, यानी 1590 से लेके 1640-45 के आसपास इसका शासनकाल था, और इसको कैद हो गई थी 1627 में।
क्यों कैद हो गई थी? क्योंकि इसने रिफ्यूज़ कर दिया था एक लोन जो चार्ल्स फर्स्ट लेना चाह रहा था विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना उसको इसने रिफ्यूज़ कर दिया था, इसको प्रोसिक्यूट कर दिया गया। क्लियर? और दूसरा नाम यहाँ लिया है ऑथर ने मिल्टन का, मिल्टन आप जानते हैं भली भांति। और तीसरा नाम यहाँ लिया है ऑथर ने क्रोमवेल का, और यहाँ क्रोमवेल का मतलब है ओलिवर क्रोमवेल से। किससे? ओलिवर क्रोमवेल से, जो एक ग्रेट प्यूरिटन लीडर था, जो लगभग 1600 से 1500, मुझे लगता है 1599 में इसका जन्म हुआ था, और ये 1658 तक ये रहा क्रोमवेल। क्लियर फ्रेंड्स? तो इन पैट्रियोट्स, ये पैट्रियोट्स, और पैट्रियोट्स तो नहीं कहना चाहिए, तो यानी यहाँ ये 3 कैरेक्टर्स यहाँ ऑथर ने यूज़ किए हैं। देखते हैं क्या रेफरेंस है। कह रहा सम विलेज हैम्पडन, कि इस गांव में हैम्पडन डॉन्टलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड अंडर फील्ड्स विद स्टूड, यानी यहाँ कोई, इस गांव में जो लोग हैं इनमें से कोई विरोध करने वाला, जो भूस्वामी के अत्याचारों का विरोध और साहस करने वाला, जैसा कि जॉन हैम्पडन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट की क्रूरता के विरोध में किया था हैम्पडन ने, कि वो हो सकता था, हो सकता है इनमें कोई वो पड़ा हो सकता था। या इनग्लोरियस मिल्टन, कोई ऐसा मिल्टन यहाँ प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ हो सकता था जो मिल्टन के समान हो सकता था, लेकिन म्यूट रहा, वो बिल्कुल शांत पड़ा रहा, इनग्लोरियस रहा, यानी उसकी काव्य क्षमता को, काव्य प्रतिभा को पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। क्लियर? हियर में रेस्ट, वो यहाँ हो सकता था। एंड सम क्रोमवेल, और कोई क्रोमवेल यहाँ हो सकता था, कोई महान राजनीतिज्ञ बन सकता था। गिल्टलेस टू हिज कंट्रीज ब्लड, कि जो अपने कंट्री के, जो अपने देशवासियों का खून बहाने के पाप से बच जाता। यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जॉन हैम्पडन या कोई मिल्टन के समान, हैम्पडन के समान कोई व्यक्ति यहाँ हो सकता था, कोई यहाँ मिल्टन के समान काव्य प्रतिभा का व्यक्ति हो सकता था, लेकिन अवसर के अभाव में उसकी काव्य प्रतिभा अभिव्यक्त नहीं हो पाई और उसको यश नहीं मिला। या कोई राजनेता हो सकता था, यानी महान राजनीतिज्ञ हो सकता था, जो विषम परिस्थितियों में पड़ा होने के कारण वह गौरव प्राप्त न कर सका और उस सौभाग्य से अपने देशवासियों का खून बहाने के पाप से वो बच गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टेंजा क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ हो सकता था, लेकिन ये सब लोग, इनको किसी ने नहीं जाना और किसी ने नहीं पहचाना, ये सब शांत यहाँ पड़े हुए हैं। तो आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप पोएम को पढ़ने में, समझने में। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया। एक्चुअली पोएम में तो 30+ स्टेंजाज हैं, उनको एक लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और स्टेंजा एक्सप्लेन करते हैं। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।